कंपनी अकाउंटिंग का ये आपका चौथा क्लास है, ठीक है। कंपनी अकाउंटिंग पार्ट 4। वहाँ पर वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लिखते जा रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका पार्ट 4 है। और जैसा कि हम कल बता दिए थे कि अब हम लोग आज के दिन में क्या पढ़ने वाले हैं, जर्नल एंट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? जर्नल एंट्री। मतलब अकाउंटिंग का कहानी स्टार्ट। कहानी किसका स्टार्ट कर रहे हैं? जर्नल एंट्री। कंपनी में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब जानते हैं ना, लेन देन, ठीक है। उसका जर्नल एंट्री किस प्रकार करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। जर्नल एंट्री का जो प्रोसेस है डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट वो होगा, कॉलम जो होता था वही कॉलम होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस ट्रांजैक्शन नया नया लगेगा आपको। जो आप फर्स्ट डे में जैसा ट्रांजैक्शन का जर्नल कर रहे थे वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से देखो, कंपनी अकाउंटिंग के अंदर यदि आपको जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, और जर्नल एंट्री हम लोग सीख किसका रहे हैं ये भी बात ध्यान देना है। इशू ऑफ शेयर का, इशू ऑफ शेयर कैपिटल का जर्नल एंट्री हम लोग सीखने जा रहे हैं। किसका? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। टॉपिक तो मेन यही ना है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर कैपिटल भी पढ़ना है, फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल भी पढ़ना है, री इशू ऑफ शेयर कैपिटल भी पढ़ना है। शुरू में पार्ट 1 देखिएगा, उसमें बताया गया है, ठीक है। और कंपनी अकाउंटिंग के अंतर्गत आपको इशू ऑफ डिवेंचर भी पढ़ना है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी पढ़ना है। तो अभी हम लोग जो जर्नल एंट्री सीखने जा रहे हैं वो कौन से टॉपिक का सीखने जा रहे हैं? इशू ऑफ शेयर कैपिटल का। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, जो ध्यान से देखो कि यहाँ पर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल का जो जर्नल एंट्री है वो दो तरीकों से हमको सीखना है, ठीक ना। इसको दो भागों में बांट दिया गया। पहला है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, मतलब अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन किसके लिए? कैश के लिए, कैश पाने के लिए। कंपनी यदि कैश पाना चाहता है, कैश प्राप्त करना चाहता है, तो वो इशू करता है शेयर। वो वाला केस भी पढ़ेंगे। दूसरा केस आपको पढ़ना है इशू ऑफ शेयर फॉर परचेजिंग एसेट्स और बिजनेस। आ रहा है वीडियो? धुंधला हो गया, हिल रहा है क्या? ठीक है ना? ठीक हो गया। हाँ होता है, हिलने का होता है, हिल नहीं रहा है, हिलाना पड़ता है, ठीक है। हाँ ध्यान दो, देख लो, इसको नोट भी करना है घर पर जाके, छोड़ दो, ठीक है। घर पे जाके करने में तो समझ रहे हैं ना। हाँ, आज जो लोग गांव में बैठ के वीडियो देख रहे हैं वो लोग तो बना ही रहे, वो लोग अभी ना मैसेज का जवाब देता है ना कुछ जवाब देता है, ठीक है। पता नहीं क्या, ना फोन उठाता है। अब बात यहाँ पर ध्यान देंगे कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल का जर्नल एंट्री आपको सीखना है, और यहाँ पर हम लोग दो केस में सीखेंगे। पहला केस है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, मतलब अंशों का जो निर्गमन किया जाता है नगद प्राप्त करने के लिए, रोकड़ प्राप्त करने के लिए, और एक और अंशों का निर्गमन करने के पीछे का कारण है। अंशों का निर्गमन दो कारणों से किया जाता है, एक रोकड़ प्राप्त करने के लिए, कैश प्राप्त करने के लिए, दूसरा कारण है कि यदि आप एसेट परचेज किए हैं। क्या परचेज किए हैं? एसेट, संपत्ति। कोई संपत्ति आप खरीदे हैं बाजार में जाकर, तो उसके बदले में आपको कैश देना पड़ता था। लेकिन अभी एक ऑप्शन और है कि आप एसेट्स खरीदो लेकिन कैश मत दे दो, शेयर दे दो। क्या दे दो? शेयर। ऐसा भी होता है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर शेयर कैसे दे सकते हैं हम? कोई चीज जैसे कि बाइक किने तो उस समय हम शेयर कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं, ये हम बताएंगे, उस समय डिस्कशन करेंगे। अभी करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, प्लस आपका क्लास में जो हम कंप्लीट करना है वो नहीं होता है ना। जब इसमें आएंगे ना तब बताएंगे, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम बता देंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। तो ये दो चीज आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले हेडिंग कैसे दोगे पता ही है, ये हेडिंग मत लिख देना बार बार, ये पार्ट 4 मत लिख देना, सिर्फ लिखना है जर्नल एंट्री, उसके नीचे लिखना है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल का दो रीजन होता है, दो कारण होता है अंशों को निर्गमित करने का। एक है नगद पाने के लिए अंशों का निर्गमन, और एक
एसेट्स या फिर बिजनेस खरीदने के लिए अंशों का निर्गमन। ठीक है, तो दोनों पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। समझे? इस पर ही ज्यादा क्वेश्चन है आपका, इसी पर क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और बता देते हैं, इशू ऑफ शेयर जो है फॉर कैश, ये आपका दो केस पर, ये मतलब दो प्रकार से अंशों का निर्गमन होता है, एक एट पार और एक एट प्रीमियम। हम कल बोले थे डिस्काउंट भी, लेकिन क्या बोले थे कि अब 2013 का कानून जब आया, कंपनी अधिनियम 2013। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा कि कंपनी अधिनियम 2013 से पहले भारत में कौन सा कानून कंपनी के लिए प्रचलित था, तो था वो कंपनी अधिनियम 1956। जी सर, कंपनी अधिनियम 1956। तो फिर ये कंपनी अधिनियम 2013 क्या होता है? आप लोगों को कभी दिमाग में ये मतलब संदेह आया कि ये कंपनी अधिनियम 1956 की 2013, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 56 को बंद कर दिया गया, 2013 का लागू कर दिया गया? तो देखो क्या होता है, कोई भी कानून जब बनता है ना, तो उसके बाद उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सुधार होता है, जिसको संशोधन बोलते हैं। कानूनी भाषा में क्या होता है? संशोधन, अमेंडमेंट होते रहता है। तो जैसे आप कॉपी में लिख लिए, एक बार बहुत अच्छा फ्रेज लिखें, और उसमें आपको बाद में कुछ मालूम चल रहा है या परिस्थिति चेंज हो रहा है, तो उसमें बार बार आपको कट करके अलग अलग लिखना पड़ रहा है, तो पूरा कॉपी रफ हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो उसको फिर से फेयर कर ले तो अच्छी बात होगा ना। तो वही होता है, 1956 में जो कानून बना, उसके बाद बहुत सारा संशोधन हुआ, तो उसको फिर एक समय के बाद मतलब 2013 में उसको एकदम पूरा फ्रेश तैयार किया गया, और उसका नाम क्या दिया गया? कंपनी अधिनियम 2013। गया दिमाग में कुछ? कभी भी कानून का चीज देखना ना कि ये 1956 में बना हुआ था, फिर 2013 में बन गया, अब हो सकता है आने वाला 20, 25, 30, 40, 50 साल के बाद फिर से नया कंपनी आके बन जाए, तो नया नहीं होगा, बल्कि अभी से लेकर 2013 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, अभी तक कुछ ना कुछ उसमें भी संशोधन हुआ होगा, तो वही रफ हो जाएगा, बहुत रफ हो जाएगा, गंदा दिखेगा, तो फिर से एक फ्रेश बनाएगा, 14-15 एक फ्रेश एक्ट बनेगा, अधिनियम बनेगा, और उसको हम लोग जानेंगे भविष्य में। फिलहाल हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर जो है कैश के लिए किया जाएगा एट पार पे और एट प्रीमियम पे। तो बोलेंगे सर डिस्काउंट, तो हम बोले 2013 के बाद डिस्काउंट पे अंशों का निर्गमन बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे भी स्टोरी है। क्या स्टोरी है? कि अंशों का निर्गमन डिस्काउंट पे बंद कर दिया गया है, लेकिन जब पब्लिक को इशू कर रहे हैं तो बंद कर दिया गया है। डिस्काउंट पे भी शेयर इशू होता है, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर, कल ही लिखा है कि डिस्काउंट पे ही इशू होता है। किस पे इशू होता है स्वेट इक्विटी शेयर? डिस्काउंट। भले नहीं लिखे आप ना, अच्छा से लिखे और आप तो लिखे ही नहीं। और इशू ऑफ शेयर फॉर परचेजिंग एसेट्स और बिजनेस, ये भी आपका दो ही पढ़ना है। क्या? एट पार पे और एट प्रीमियम, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है? आप पूरा लिखें, वहाँ शॉर्ट में लिखें एट प्रीमियम पे, ठीक है? हाँ या ना, यस या नो बोलते रहिएगा, ठीक है? ये नोट कर लेना, सुनाई दिया? अब पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। आप लोगों को कितना आराम हो गया है कि क्लासरूम में खाली बैठना है, सुनना है, और घर में जाके लिखना है। यही काम अभी वीडियो नहीं बनता तो यहीं पे लिखवाते। तो तुम गलती कर रहे हैं बाबा, कर रहे हैं ना गलती, यहाँ पर ना लिखवा कर गलती ही ना हो रहा है हमसे, और हाँ बोलता है। जब आपको नहीं अभी वीडियो दे रहे हैं, आपको बना बना कर वीडियो देने का फायदा ये हो रहा है कि ज्यादा सिलेबस भाग रहा है एक दिन में, समझे? लेकिन घर पे जाके होमवर्क नहीं करेंगे, कॉपी में नोट्स नहीं करेंगे, तो ये तरीका बेकार हो जाएगा मेरा, ठीक है? हम YouTube पर वीडियो इसलिए नहीं डाल रहे कि वायरल हो जाएंगे, लेकिन हम भी फेमस हो जाएंगे, हमको सब लालच नहीं है, ठीक है? YouTube पर डालने के पीछे कारण है जो गांव में बच्चे हैं जो त्रिया नहीं रह रहे हैं, उन लोग के लिए, ठीक है? लेकिन उन लोग भी वही हाल है। और ऐसे भी 55 मिनट का वीडियो आप व्हाट्सअप करके दिखा लो, 3 मिनट का वीडियो जाता है व्हाट्सअप पर, 3 मिनट से अधिक का वीडियो नहीं जा सकता है, ठीक है? तो एक ऑप्शन क्या बचता है? यूट्यूब बचता है। हो सकता है कोई जरूरी ऐसे कई छात्र या छात्राएं भी हैं जो गांव में बैठे हुए हैं, ठीक है? वो आ नहीं पा रहे हैं शहर, या उनके पास उतना बजट नहीं है, तो उनको भी फायदा मिल जाएगा। हाँ, पूरा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो फायदा मिलने वाला है, ठीक है? तो अभी हम लोग स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? इशू ऑफ
शेयर्स अंशों का निर्गमन किसके लिए? कैश के लिए, ठीक ना। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, यदि कंपनी को कैश चाहिए तो वो अंशों का निर्गमन करता है। और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, ये पब्लिक कंपनी का अकाउंटिंग है या प्राइवेट कंपनी का? अब शांत नहीं बैठो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। पब्लिक कंपनी का है। प्राइवेट कंपनी इशू करता है शेयर। हाँ वही बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी शेयर को इशू नहीं करता है पब्लिक के बीच में, सिर्फ पब्लिक कंपनी करता है, ठीक है। यहाँ आपके बुक में जितना क्वेश्चन होगा देखना होगा लिमिटेड लिखा रहेगा खाली। कोई भी नाम ए है तो ए लिमिटेड लिखा रहेगा, बी है तो बी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश का जर्नल एंट्री आप लोग सीखने जा रहे हैं, तो आप लोग तैयार हैं? चलिए तैयार है। तो पहले तो आपको ये जानना है कि हम लोग एट पार पे पहले जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। किस पे? एट पार। और कल ही क्लियर कर दिए एट पार का मतलब क्या होता है। फिर से बोल रहे हैं कि जब कंपनी अंकित मूल्य पर ही अपने अंशों का निर्गमन कर देता है, जब कंपनी अंकित मूल्य पर ही अंशों का निर्गमन करता है तो उसे सम मूल्य, हिंदी में सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं, ठीक ना। व्हेन कंपनी इशूड on share या dear share on face value, this is called at par, issue of share at par। सुनाई दिया? जब कोई कंपनी एट पार पे शेयर इशू करता है, एट पार का मतलब हो गया कि जो फेस वैल्यू था शेयर का उतना पर ही इशू कर दिया शेयर को, तो उसको बोलते हैं एट पार। कल एग्जांपल में समझाए थे कि एक कंपनी मान लीजिए कि फेस वैल्यू अंकित मूल्य कितना रुपया रखा? 10 रुपया, और जब इशू किया पब्लिक के बीच में भी तो पब्लिक को भी कितना बताया? 10 रुपया। पब्लिक को 10 बताया, रखा भी 10, बताया भी 10, तो एट पार। लेकिन यदि रखा 10 और पब्लिक को बताया कितना? 11, इसको बोलते हैं एट प्रीमियम। रखा 10 लेकिन पब्लिक को बताया कितना? 9, ये हो गया डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट पे अब इशू नहीं हो सकता है। कब से? कंपनी अधिनियम 2013 के बाद से पब्लिक को डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, जैसे कर्मचारियों को, सदस्यों को कर सकते हैं, अंशधारियों को कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक को नहीं। अच्छा आप लोग गेस कर सकते हो ऐसा क्या हुआ होगा कि सरकार ऐसा डिसीजन लिया कि डिस्काउंट पे शेयर को इशू करना बंद करवा दिया? जी सर। तो शायद हमको लगता है, मेरा मानना है, शायद हमको लगता है कंपटीशन थोड़ा सा, कंपटीशन पे इसका असर आ रहा होगा, मतलब कंपटीशन कम हो गया होगा। जैसे है ना कि कोई भी कंपनी कम करके बेच दिया, उसका कंपटीशन नहीं होगा वहाँ पे। 10 दुकानदार एक ही चीज बेच रहा है, 9 दुकानदार सब जितना भी वस्तु बेच रहे हैं, जो भी वस्तु बेच रहे हैं वो एक ही कीमत पे बेच रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं किया है, तो यहाँ बराबर कंपटीशन होता है। लेकिन एक क्या कर रहा है, उसमें घटा दे रहा है, कम करके चुपचाप बेच रहा है। तो कस्टमर है, वो तो जाएगा उधर ही, किधर? ऐसे भी कस्टमर कष्ट से मरते रहता है, ठीक है, मतलब ऐसे ही रियल बात नहीं है, मजाक है ये कि कस्टमर कष्ट से मरते रहता है, तो उसको फायदा जहां मिलेगा वहीं नहीं घुस जाएगा, ठीक है। तो यदि ऐसा कोई दुकानदार है जो कम कीमत में करके बेच देता है तो फिर वहाँ कंपटीशन कम हो जाता है, प्रतियोगिता कम हो जाती है। तो प्रतियोगिता कम हो जाता होगा, इसीलिए हो सकता है कि सरकार क्या किया, डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि अब डिस्काउंट पे इशू, ये हम माने हैं, कौन माने? हम, कहीं लिखा हुआ किताब में नहीं है, इसलिए इसको एकदम दिमाग में सेट मत करना कि सर बोले यही बात सच्चाई है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एट पार कल भी बताए थे, आज भी बात कर लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर से स्टार्ट करने से पहले एक बात और जो आपको ध्यान रखना है, कल बताए थे कि कंपनी जब अपना शेयर इशू करता है क्या पाने के लिए? कैश। तो कैश पाने के लिए जब अपना शेयर इशू करता है कंपनी का, तो वो कैश 2 तरीकों से रिसीव करता है, कल बताए थे। एक था एक बार पूरा पैसा ले लेता है, एक है किस्त में, कल बताए थे। तो यहाँ पर हम लोग पहला जनरेटर सीखेंगे एक बार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंप सम। लंप सम मेथड, ठीक ना। अमाउंट रिसीव कर लिया लंप सम मेथड से। बोलेंगे क्या सर ये इंग्लिश में लिख रही है, तो इसका हिंदी क्या होता है? एक मुश्त विधि से, मतलब पूरा एक ही मुश्त में पैसा ले लेगा, एक ही मुश्त में। सुनाई दिया?
तो पहले हम लोग जनरल एंट्री सीखेंगे एट पार पे किसका, लमसम लमसम मेथड से। इसका लमसम मेथड का डिटेलिंग घर पे लिखना, बोल दे रहे हैं घर पे क्या लिखोगे, डिटेल इसका डिटेल डील करना है। इसको डैश देके क्या डील करना, क्या डैश देके लिखना कि जब कंपनी अंशों का रुपया या राशि एक ही बार एक ही किस्त पर प्राप्त करती है तो उस विधि को कहते हैं एक मुश्त विधि। गया कान में बात, मोबाइल में भी चला गया, आपके कान में भी चला गया, घर जाके रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कहाँ, कॉपी में हो जाएगा। कल आगे बोलिए नहीं सर नहीं की, आप बोलती है ना कर बुक देंगे। कीपिंग में सर, हाँ बुक कीपिंग में। लमसम समझ में आ गया, अब जनरेटरी कर ले। चलिए जनरेटरी करते हैं। अब हम पहले जनरेटरी लिखेंगे उसके बाद समझाएंगे। तो जनरेटरी लिखने से पहले उसका हेडिंग लिख देते हैं कि मतलब किस कारण से ये जनरेटरी हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब बोलेंगे एप्लीकेशन लिख दिए सर, तो ये भी कल बताए हैं, कल का वीडियो फिर से देख लेना कि जो बोले थे कि जब कंपनी किस्तों में पैसा मांगता है तो पहला किस्त का नाम क्या होता है, एप्लीकेशन, दूसरे किस्त का नाम क्या होता है, अलॉटमेंट, और तीसरे किस्त का नाम क्या होता है, ये बता दिए हैं हम। आप इसको रिकॉर्ड भी मतलब नोट भी कर लेना। और कॉल में भी क्या क्या आता है, फर्स्ट कॉल, इसको भी नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है ना, आगे पीछे कहीं पे भी इसको नोट कर लेना। सेकेंड कॉल और थर्ड कॉल। थर्ड कॉल को एक और नाम से आप पुकार सकते हैं, एक और नाम से बुला सकते हैं, वो है फाइनल कॉल। मतलब मैक्सिमम 1 2 3 4 5 आप जितना भी प्रश्न हल करेंगे उसमें मैक्सिमम 5 किस्त से ज्यादा क्वेश्चन में नहीं रहेगा। 5 किस्त से मतलब 5 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा आपका इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक मुश्त ना, तो पूरा पैसा किस पे ले लेगा, पहले किस्त पे ले लेगा ना, तो इसलिए लिखे हैं कि व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, छोड़ दीजिए, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा आप लोग जनरल एंट्री खुद बनाओगे, कल हम क्या बात किए थे कि आप लोग जनरल एंट्री खुद बना लोगे, ठीक है। किसका था, कल बोर्ड पे चल गए थे फिर उसको वापस समझाने आए। नहीं मैथ्स लव वीडियो जो है ना, हाँ बोले तो मैथ्स लव वीडियो डिलीट हो गया था, बाद में डिलीट हो गया। और डिलीट नहीं हुआ था, एसडी कार्ड में ट्रांसफर कर रहे थे फिर गायब हो गया वीडियो, फिर गए मोबाइल दुकान में गए ठीक करवाएं, वहाँ ठीक हुआ। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसका हिंदी तो समझ गए होंगे ना, जब एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गया, कंपनी का भी बैंक अकाउंट होता है, तो एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हो गया तो जनरल एंट्री क्या होगा, आप वो जानते तो नहीं लेकिन गेस करो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन क्या एंट्री होना चाहिए, मतलब डेबिट में क्या आना चाहिए, क्रेडिट में क्या आना चाहिए, मनी रिसीव। अरे हम क्या बोले, हाँ। कंपनी का अपना बैंक होता है, अपना बैंक नहीं होता है, मतलब बैंक अकाउंट होता है, क्या होता है, बैंक इसी में तो पैसा घुसा होगा। हाँ जो भी पब्लिक शेयर खरीदा होगा जिसको शेयर होल्डर बोलते हैं, तो वो शेयर होल्डर पैसा भेजा होगा ना, तो बैंक में पैसा आ गया होगा ना। तो हम क्या सिखाए थे, फर्स्ट ईयर में कुछ सिखाए थे, जब बैंक में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, याद है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक यहाँ रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है, इसलिए क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव बैंक ऑन डेबिट छोड़ दे, हो गया, नहीं सर, टू लिखना पड़ेगा ना, टू मनी टू क्या, तो सुनो ये आप नहीं जानते हो, इसमें आप गेस नहीं कर पाओगे। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक में जो पैसा आया वो किस चीज का पैसा है, शेयर का पैसा आया, किसका पैसा आया, शेयर का, तो टू शेयर अकाउंट, खाली शेयर नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट लिखना है, ठीक है। लेकिन ये भी गलत हो जाएगा, ये हम कंपाउंड एंट्री बता दिए, इसको सिंगल एंट्री में करते हैं, नहीं, किसका पैसा आया, तो टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो भूल ही गए लिखना, क्या लिखना है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखना है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, समझे।
क्योंकि जब भी लमसम मेथड से पैसा आ रहा है कंपनी में तो उसको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों नाम दिया जाता है, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? तो नरेशन तो आपको पता है, डरने की जरूरत नहीं है। जो हेडिंग लिखे ना, जो हेडिंग लिखे ना वही छाप दो, खाली वेन मत लिखना। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। इतना ही लिखना, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए फिर दूसरा एक चीज ध्यान रखो तुम लोग, एप्लीकेशन का एंट्री करो या अलॉटमेंट का एंट्री करो, भविष्य में कॉल का एंट्री भी करेंगे हम लोग, सबका दो दो एंट्री होता है। सबका कितना होता है? दो। तो एप्लीकेशन का एंट्री कर रहे ना, यहाँ दो एंट्री होगा। एक एंट्री होता है पैसा आ जाने का, खाते में पैसा आ गया उसका। अच्छा, खाते में जो पैसा आया पब्लिक भेजा ना, तो उससे हम जाके होटल में खाना खा लें, अपना पर्सनल कार खरीद लें, अपना पर्सनल बंगला बना ले। ये जो बैंक में पैसा आया है शेयर होल्डर से, वो किस रूप में आया है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का है पैसा, वो एप्लीकेशन एक किस्त का नाम है, उस पर आया है पैसा बैंक अकाउंट में। वो पैसा किस लिए आया वो पूछ रहे हैं? अपना शेयर को बढ़ाने के लिए। शेयर को बढ़ाने के लिए? अरे पूंजी बनाने के लिए आया है, वो पूंजी का काम करेगा ना। तो उसको बैंक में रख के पैसा को इंटरेस्ट खाएंगे कि उसको निकाल के उसको कैपिटल के रूप में उपयोग करके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। सुने? तो दूसरा एंट्री उसी पर डिपेंड करता है। देखो क्या लिख रहे हैं हेडिंग, वेन एप्लीकेशन, वेन एप्लीकेशन मनी, वेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करना चाहिए? कैपिटल अकाउंट। कहाँ? कैपिटल बनाने के लिए लाए हैं पैसा, तो कैपिटल ट्रांसफर करेंगे ना, ये बैंक में रखेंगे नहीं, कैपिटल में। तो क्या एंट्री होना चाहिए? तो देखो हेडिंग से मालूम चल जाएगा एंट्री। एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो खाली एप्लीकेशन नहीं लिखाता है, शेयर लिखना जरूरी है। शेयर एप्लीकेशन, और खाली एप्लीकेशन मत लिखना, एंड अलॉटमेंट। मतलब पहला एंट्री में जो क्रेडिट में था ना, पहला एंट्री में जो क्रेडिट में था वो दूसरा एंट्री में डेबिट में जाएगा। और टू कहाँ ट्रांसफर किए? शेयर कैपिटल। एक चीज और बता देते हैं, क्वेश्चन जब बनाइएगा तो वहां पे हो सकता है शेयर के पहले इक्विटी लिखा रहे, जो पढ़े हैं आप लोग, या शेयर के पहले प्रेफरेंस लिखा है। क्या लिखा रहे? इक्विटी या फिर। तो जब क्वेश्चन में इक्विटी या प्रेफरेंस लिखा रहे ना, तो जहां जहां शेयर है उसके पहले आपको मतलब आपको लगाना पड़ेगा, इतना ध्यान रखेंगे। जैसे इक्विटी लिखा रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखना। यदि प्रेफरेंस लिखा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस लिखना होगा, शेयर एप्लीकेशन खाली लगाना हो, लग जाएगा। यहाँ भी है शेयर, तो यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, या फिर प्रेफरेंस है प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। गया इधर? ये दिखाने की जरूरत नहीं है, खाली सुनने की जरूरत है इसका कि इक्विटी या प्रेफरेंस लिखा रहेगा तो बस शेयर के पहले लिख देना। दोनों नहीं एक ही साथ मिलेगा, चाहे तो इक्विटी मिलेगा चाहे तो प्रेफरेंस। नरेशन क्या लिखना होता है पता है? ये जो हेडिंग लिखवाए हैं वही लिखना है आपको। क्या? बीइंग, वेन मत लिख देना, वेन। अब एप्लीकेशन का शॉर्ट में लिखे हैं, समझ जाएंगे? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर, शॉर्ट में लिख दिए, कैपिटल भी शॉर्ट में लिखे हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए इसको आपको नोट करना है, तो अभी नोट कीजिएगा। मोबाइल में लगा रहता है। ऑन हो गया? चलिए तो अभी हम लोग क्या पढ़े? लमसम मेथड से। किससे पढ़े? लमसम मेथड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लमसम मेथड के बाद इशू ऑफ शेयर इंस्टॉलमेंट मेथड। एक ही पे करते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में? किस्तों पर। किस्त विधि। क्या नाम जानते हैं? किस्त विधि। इसको भी डील कर लेना आप लोग घर पे। क्या डील करेंगे? जैसे कि जब कोई कंपनी अंशों का रकम किस्तों में मांगती है, ठीक है, तो उसे ही किस्त विधि से रकम मांगना कहा जाता है। मतलब अपने शब्दों में बोल दिए, इसको आप सजा सकते हैं, सजा लेना अच्छा से, ठीक है।
अब देखो तो किस्त विधि जैसे स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता है कि पहला किस्त का नाम क्या है? एप्लीकेशन। बार बार लिख रहे हैं समझाने के लिए, एप्लीकेशन। दूसरा जो किस्त है वो क्या है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बारे में बहुत चर्चा कल किए थे हम। अलॉटमेंट निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी में ये अलॉटमेंट कब करता है, वो अलॉटमेंट लिखे थे कि नहीं आप लोग कॉपी में? नहीं लिखे हैं पॉइंट, पूरा पॉइंट कंप्लीट किए नहीं है आप लोग। दिक्कत होगा एमसीक्यू क्वेश्चन में, नहीं पढ़िएगा ढंग से एमसीक्यू नहीं बनने वाला सर। और तीसरा किस्त का नाम क्या है? और कॉल के अंदर भी आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कॉल हो सकता है। तो अभी हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल का एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल का आपका अपने आप हो जाएगा। मतलब आप इतने बुद्धिमान हो जाएंगे उस समय तक, इतना जानकारी आपको मिल जाएगा कि आप फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल का खुद ही जनरेटरी बना लेंगे। कैसे? कॉल है उसमें फर्स्ट सेकंड कॉल क्या है सर? हम क्या बोले? किस्तों का नाम है किस्त। यदि हम कंपनी है और 3 किस्तों में पैसा मांगना चाहते हैं शेयर का, तो हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल बनाएंगे। अब कॉल के जगह फर्स्ट कॉल लिख देंगे, इतने ही तो। कॉल के जगह फर्स्ट कॉल, कॉल के जगह सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, कुछ नहीं है ज्यादा। देखिए यहाँ पर अभी सेम रिपीट होने वाला है, कुछ नया चीज नहीं है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला आपको जनरेटरी करना है वो एप्लीकेशन का करना है। और एप्लीकेशन का क्या लिखना है हेडिंग में? वही हेडिंग लिखना है, व्हेन एप्लीकेशन, वही सेम, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव। अभी कुछ देर पहले वही लिखे थे हम, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव। जनरेटरी क्या था? वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वहाँ था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि वो लमसम मेथड था ना, तो अलॉटमेंट भी लिखना होगा। लेकिन जब आप किस्त विधि से बना रहे हैं तो एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मत डालिएगा, खाली क्या लिखना? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखना है। क्लियर हुआ बात? नरेशन आपको पता है क्या लिखना है? खाली वेन छोड़ना, बेइंग शेयर लगा देना, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। वेन एप्लीकेशन मनी रिसीव है, वहाँ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखना है। लिख लोगे? आप यदि बुक देखेगा तो वहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव के आगे भी नरेशन लिखा रहेगा, फॉर 10,000 शेयर @ 3H, इस तरह। वो नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। सुनाई दिया? क्या बोले? जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, यदि एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखिएगा तो बोलेंगे सर आप तो बताए नहीं थे कि नरेशन में बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर आगे भी संख्या उनख्या लिखा हुआ है सर, नहीं बताया। जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है? चलिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन आपके ऊपर छोड़ दिए, लिख लेंगे। देखिए घर पे सुनाई दिया? दूसरा एप्लीकेशन का दूसरा एंट्री क्या होगा? एप्लीकेशन का दूसरा एंट्री अभी लिखवाए थे हेडिंग में, क्या? व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कहाँ? टू शेयर कैपिटल। तो क्या जनरेटर? वही सेम, शेयर एप्लीकेशन लिखवाए थे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बस अलॉटमेंट नहीं लिखना है आपका, वहाँ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ सिर्फ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई सवाल बन रहा है दिमाग में? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन पता है क्या होगा नरेशन? 20 को छोड़कर बीइंग शेयर, शेयर लगा देना, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? चलिए, अब आ जाएगा इसके बाद अलॉटमेंट। क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट। यहाँ तो हम नंबरिंग कर देते हैं इस प्रकार से, ये रोमन में तो यूज कर ही दिए हैं, संख्या यूज कर देते हैं। 1 नंबर एप्लीकेशन के लिए 1 नंबर यूज किए हैं, एप्लीकेशन का 1 नंबर यूज किए हैं, उसमें 2 एंट्री हुआ। अब अलॉटमेंट के लिए यूज करते हैं 2 नंबर, इसमें कितना एंट्री होगा? 2 एंट्री। अब यहाँ समझने वाली बात है, ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं। व्हेन अलॉटमेंट ना, बार बार एप्लीकेशन है। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, बस यही सीखना है आप लोगों को। आप बोलेंगे सर यहाँ रिसीव, यहाँ ड्यू। हाँ बिल्कुल, यहाँ ड्यू। क्यों ड्यू? पूरा कहानी में हम बताएंगे। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसके लिए एंट्री क्या होगा? तो देखिए, शेयर अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट नाइसन बीइंग अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट शेयर लिखना है शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ड्यू लिख के छोड़ देना है ड्यू 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 मतलब होता है अभी तक मिला नहीं है अभी सिर्फ बात हुआ है मिलने का मिल जाएगा समझे। फिर इसका दूसरा दूसरा क्या वेन अलॉटमेंट वीडियो यहाँ तक आ रहा है हाँ वेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड वेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कुछ उल्टा लगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट देख उल्टा लगा जी सर। क्या उल्टा लगा तो उसमें यहाँ बैंक पे- अकाउंट का एंट्री पहले होता है इसमें बैंक अकाउंट का एंट्री सेकंड में होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट वहाँ एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन लिखेंगे यहाँ अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट हो गया। नेशनल का जगह नहीं बचा तो सबको पता है नेशनल क्या लिखना है बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड रिसीव लिख पाएंगे। हाँ अब ऐसा क्या होता है ये तो हो गया रट्टा मारना हम बोले रट्टा मारवा रहे याद कर लेना लेकिन ऐसा क्या होता है कि एप्लीकेशन में बैंक का एंट्री पहले होता है और अलॉटमेंट में बैंक का एंट्री सेकंड में होता है क्यों तो कहानी सुनना चाहेंगे तो सुनिए कहानी इधर यहाँ समझा रहे हैं देखो ए लिमिटेड एक कंपनी है जी सर। ए लिमिटेड एक कंपनी है इशूड 10,000 शेयर 10,000 मेरे दिमाग में बस गया है इसलिए 10,000 लिखते हैं 10,000 शेयर एट द रेट रुपीज 10 रुपये 10 इच ठीक है वही बैठ गया। ये भी बैठ गया और किस्तों में पैसा कंपनी मांग रहा है अमाउंट आर पेबल एज फॉलो अमाउंट जो पेबल है तो इस प्रकार से एप्लीकेशन पे कंपनी जो मांगा है 2 रुपया अलॉटमेंट पे कंपनी जो पैसा मांगा है वो 5 रुपया और कॉल पे जो पैसा मांगा है तो 5 तो 7 तो ही गया ना 3 रुपये। तो 3 रुपये मांगेगा ना ये कहानी बना दिए। अब ध्यान से सुनना जब कंपनी 10,000 शेयर 10 के रेट से मार्केट में इशू किया क्या किया इशू किया को ये सामान्य शब्द में जाने तो बेचा इशू छोड़ दो क्या बोलो बेचा। एक कंपनी ए लिमिटेड नाम का कंपनी है पब्लिक कंपनी है ना पब्लिक कंपनी जो है 10,000 शेयर आम पब्लिक के बीच में शेयर बेच दिया 10 रुपये इनवाइट किया कि सर जी खरीद लीजिए मेरा शेयर तो हम लोग मान लो अभी मान लेते हैं कि हम लोग शेयर होल्डर हैं हम लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मान लो तो हम लोग तीनों मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं मान लेते हैं कि हम उसमें से 1,000 शेयर खरीद लिए हम ये 10,000 में से कितना शेयर हम खरीदे 1,000 1,000 तो 1,000 शेयर खरीदे तो कितना रुपये हमको देना है कंपनी को हमको देना पड़ेगा ना जैसे मार्केट में 20 रुपये केजी आलू है आप 10 केजी आलू लेते हैं तो कितना देना पड़ेगा आपको 10 अरे आप 10 केजी आलू खरीदे 20 रुपये किलो आलू चल रहा है तो तुरंत तो बताए ना 200 तो अभी क्यों चुप है 1,000 शेयर हम खरीद लिए हैं एक शेयर का दाम 10 रुपया है तो हमको कंपनी को कितना भुगतान करना होगा हमको 1,000 रुपये धन्य हो महाराज। नहीं 1 रुपये ना अरे 1,000 शेयर हम खरीदे एक शेयर का 10 रुपया आपको गुना भागा नहीं आता है तो कितना 1,000 शेयर हम खरीदे 10 का रेट है तो कितना रुपया हमको देना है 10,000 तो इस बैठ के शांति से बैठे बैठे कितना देना है हमको 10,000 तो क्या हम लोग लमसम मेथड पढ़ रहे हैं कि हमको 10,000 एक ही बार देना है नहीं तो हमको कैसे कैसे देना देख रहे हैं हमको हम अपना बता रहे खाली हमको पहले 2,000 रुपये देना है 1,000 गुना 2 देख रहे हैं एप्लीकेशन पे हमको कितना देना है 2,000 फिर अगला किस्त का नाम क्या है अलॉटमेंट मान लीजिए एप्लीकेशन का पैसा जनवरी में मांगा है अलॉटमेंट का पैसा मार्च में मांगा है और कॉल का पैसा जून में मांगा है तो जनवरी में हम 2,000 रुपये दे दिए अलॉटमेंट का पैसा देंगे दूसरा किस्त कब मार्च में मांगा है कितना 5,000 रुपया हम अपना बता रहे हैं और कॉल का 3,000 रुपये देंगे 10,000 हो गया ना कितने किस्तों में लिए 3 क्यों दिए कंपनी बोला था किस्तों में पैसा दो दिए ना हाँ। लमसम मांगता लमसम देते एक ही बार देते सुने अब आपका हम बोल रहे हैं आप मान लीजिए 10,000 में 2,000 शेयर आप खरीद लिए कितना 2,000 2,000 तो टोटल कितना अमाउंट आपको देना पड़ जाएगा 2,000 2,000 शेयर खरीदी तुम हम्म तो कंपनी में कितना रुपया टोटल भेजना पड़ेगा हम 1,000 खरीदे थे कितना भेजना पड़ा
10,000। तब 2000 तुम खरीदी, कितना भेजना पड़ेगा? 20। तो क्यों इसमें कंफ्यूजन क्या है? 2000 शेयर खरीदी, एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो 2000 गुने 10 कितना होता है? 20,000 है ना। तो क्या तुमको 20,000 रुपया एक ही बार देना है कंपनी में? नहीं। 3 किस्तों में देना है। ये जो हम कहानी बनाए उसके हिसाब से 3 किस्तों में देना है। तो 3 किस्तों में देना है, तो 2 दूना 4,000। पहला किस्त पे 4,000 देगी, दूसरा किस्त पे 10,000, 2,000 बचे। और 2,000 दिया, 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000 रुपया, सब मिला के 20 हुआ कि नहीं? हाँ। इसी प्रकार से और भी शेयर होल्डर हो गए ना, सब लिया, सब पैसा एक्स्ट्रा भेजा कंपनी के पास। फाइनली कितना पहुंच गया? फाइनली मतलब अंत में कितना पहुंच जाता है? 10,000 में 10, 1 लाख रुपया। 10,000 शेयर गुना 10, हाँ, 1 लाख में पहुंच जाएगा ना। हाँ। हम 10,000 दिए, तुम 20,000 दिए, उसी तरह और कोई होंगे, तुमको ही बना दे क्या शेयर होल्डर? हम तो पहले ही नहीं। सुनो मेरी बात, तो अब समझ में आया। लेकिन अब बात ये होगा कि सर आप समझाएगा, ये आपको बताना था कि यहाँ बैंक का एंट्री पहले क्यों होता है एप्लीकेशन में, और अलॉटमेंट बैंक का एंट्री लास्ट में क्यों होता है। सुनो क्यों होता है। जब हम 1000 शेयर खरीदे, कंपनी हमको 10,000 शेयर बेचा, हम ही को नहीं बेचा, सबके लिए भेजा, लेकिन हम कितना खरीदे? 1,000। जब सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है, सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है, तो उसको आप खरीद के लाते हैं, उसको भरते हैं, उसमें लिखा रहता है कि 500 साथ में भेजना है। तो 500 साथ में भेजते हो या खाली फॉर्म भेज देते हो, पोस्ट कर देते हो? 507 रुपये। यदि खाली फॉर्म को पोस्ट कर दीजिएगा भर के, रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर है, क्या कि जब आप शेयर खरीद रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी मांगेगा नहीं आपसे कि प्लीज पैसा दे दो, आप 1000 शेयर खरीदे हो ना, प्लीज पैसा भिजवा दो एप्लीकेशन का। कितना? 2,000 रुपये। हमसे रिक्वेस्ट पैर पड़ेगा मेरा के कि भिजवा दो। नहीं। ये हमको इतना बुद्धि तो है कि हम जब शेयर खरीद रहे हैं तो पहला किस्त का पैसा भेजेंगे तो ही शेयर होल्डर में नाम चढ़ेगा। कंपनी में एक रजिस्टर होता है, क्या होता है? तो वहाँ रजिस्टर में मेरा नाम कब चढ़ेगा? जब हम एप्लीकेशन पैसा भेज देंगे। तो हम 2,000 रुपये जब भेज देंगे तो यहाँ पर कंपनी को मांगने की जरूरत नहीं ना पड़ा। नहीं। तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी पहले मांगता नहीं है, सीधा शेयर होल्डर जिसको बनना है वो भेज देता है पैसा। तो 2,000, उसी तरह और कोई लोग, मतलब कई शेयर होल्डर सब अपना पैसा भेजते हैं तो डायरेक्टली पैसा बैंक में आ जाता है। लेकिन अलॉटमेंट से दूसरा किस्त का जब पारी आता है, कब मांगा है? मार्च में। कब मांगा है? मार्च में। ये मान के चल रहे हैं कि मार्च में मांगा है। कब मांगा है? मार्च में। तो देखते हैं आजकल किस्त जब भरते हैं, हम लोग कोई चीज़ लेते हैं, किस्त भरते हैं, तो 5 तारीख को पुरता है किस्त, लेकिन 28 तारीख को, 29 तारीख को मैसेज घुसना स्टार्ट। जी सर। वही होता है। तो फिर वही जब आप शेयर होल्डर बन गए तो फिर मार्च में जो आपको पेमेंट करना है ना, तो उसका मैसेज आपके मोबाइल में घुसने लगेगा कि आपका टाइम आ रहा है अलॉटमेंट ला किस्त का पैसा देने का। और उसी समय कंपनी जर्नल एंट्री कर लेता है इसका। तो क्या उसी समय पैसा आ गया? जब 28 तारीख को कंपनी मैसेज भेजा मेरे पास कि आपको भेजना है पैसा, तो क्या बैंक में पैसा पहुंच गया? तो ये मांगने का एंट्री हुआ है। किसका एंट्री है? मांगने का। वेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, अभी ड्यू है, ड्यू मतलब बाकी है, अभी दिया कोई नहीं है। तो कंपनी पहले से लिख के रखता है कि कितना रुपया अलॉटमेंट पाएगा। जैसे ये कहानी जो बनाया तो 10,000 गुने 5, 50,000 रुपया आएगा। कंपनी को पता है ना कि अलॉटमेंट कितना आएगा? 50,000 रुपया आएगा। तो उसका एंट्री किया, और जब रिसीव हो जाएगा 50,000 तो इसका एंट्री किया। अब समझ में आया कि इसमें बैंक का एंट्री पहले क्यों होता है, पहला एंट्री बैंक का क्यों होता है, इसका अलॉटमेंट का सेकेंड में बैंक का एंट्री क्यों होता है। नहीं समझ में आया? नहीं यार, आता तो कॉन्फिडेंस है सर, हंसते मुस्कुराते चेहरा खिल जाता होगा कि हाँ तो समझ में आ गया क्यों एप्लीकेशन पे बैंक का एंट्री पहले किया। सर समझ में इससे नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर में नीचे में, क्योंकि आप लोग स्लो दिमाग लगा के बैठे हुए हैं, सोचने समझने का शक्ति जो है लेकिन छिन्न कर दी है, वो कहीं पर डाल रखे हैं सेव करके कि कभी भविष्य में बचा के निकालेंगे। अरे सीधा बोल दिए कि एप्लीकेशन का रुपया कंपनी मांगता नहीं है, मैसेज नहीं भेजेगा आपको। आप फॉर्म खरीदे शेयर बनने का, आप उसमें जब फॉर्म को भेजिएगा, पोस्ट कीजिए कंपनी में, तो उसमें पैसा भेज दो साथ में। खाली फॉर्म में नाम पता लिख के भेजिएगा, उठा के फाड़ के फेंक देगा। ठीक है? वहाँ पर काम करेगा तो पैसा तो लेगा ना मजदूरी से। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा फिर कंपनी मांगेगा, आपको पहले अवगत करवाएगा, जानकारी देगा कि समय पूरा हो गया, 2-3 दिन बाकी। अभी देखो, अभी हम फोन लगाएंगे, 2 दिन बाद में रिचार्ज खत्म हो रहा है। जब कॉल लगाएंगे तब आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, 2 दिन के अंदर अपना रिचार्ज करवा लें। अपने फोन करते रहते। तो वही हाल यहाँ पर भी है। कंपनी क्या करता है, कंपनी अलॉटमेंट का रुपया
मांगने से पहले मतलब मैसेज करता है, आपको सूचना देता है, उसका एंट्री पहले कर लेता है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को पता है कि 10,000 शेयर इशू किए हैं, 5 रुपये रेट है, तो 10,000 गुना 5 50,000 रुपये अलॉटमेंट पे आएगा। कंपनी को यही नहीं लग रहा है कि 50 आएगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे शेयर होल्डर हो जो नहीं दे पाएंगे पैसा। हो सकता है 50,000 है, यहाँ तो 50 दिखाएंगे, लेकिन हो सकता है कि बैंक में 40 से ज्यादा है। बैंक में कितना आया 40,000। तब ना बैंक पता लगाएगा कितना रुपया नहीं आया, 10,000 का नहीं आया, फिर पता लगाएगा कौन कौन नहीं दिया, कौन तो चेक करेगा, फलना शेयर होल्डर नहीं दिया। इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जब कोई नहीं देता है शेयर होल्डर पैसा तो क्या बोलते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते तो कॉल्स इन एरियर का भी टॉपिक आएगा। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है बकाया, क्या बकाया। कुछ लोग एडवांस भी दे देता है, कॉल्स इन एडवांस। सब पढ़ने वाले हैं, मजा आने वाला है। अभी फिलहाल मजा आ रहा है जी सर। चलिए तो अलॉटमेंट का भी हो गया, अब कॉल का, अब किसका कॉल कॉल का। का एंट्री हम लोग करेंगे। मिटा देते हैं इसको, नोट तो घर पे करना ही है। कहानी समझ में आया? हाँ और आपको पता है ये कहानी से कितना फायदा हुआ। क्वेश्चन भी ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन भी ऐसा ही रहेगा, अब आसानी से जर्नल एंट्री कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब तीसरा किस्त हम जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कॉल का। किसका? कॉल का। कॉल में भी 2 एंट्री होगा। अब कॉल का भी वही हाल है अलॉटमेंट जैसा, पहले मांगेगा फिर मिलेगा। एप्लीकेशन में मांगता नहीं है, मिल जाता है सीधा। एप्लीकेशन के लिए हम अपना तो यहाँ क्या हेडिंग लिखेंगे, व्हेन कॉल मनी क्या रिसीव ड्यू, अलॉटमेंट लिख देना, व्हेन कॉल मनी अलॉटमेंट, व्हेन कॉल मनी ड्यू। तो जनरल एंट्री में वही होगा, ड्यू ला एंट्री अब सबको पता चल ही गया। लेकिन रिसीव होता है तो बैंक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन जब ड्यू है तो क्या लिखेंगे, शेयर कॉल कॉल। यदि फर्स्ट लिखा रहे तो यहाँ फर्स्ट लगा देना, सेकंड लिखा रहे तो सेकंड। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री नहीं लग रहा है, जब आप घर में उतारिएगा ना तो सब समझ में आने लगेगा। लेकिन मेरा ये बात गूंजेगा तब ना, वीडियो में भी गूंजना चाहिए, दिमाग में भी गूंजना चाहिए। नहीं सन वही सर। बीइंग लिखना, वेन मत लिखना, बीइंग कॉल मनी, हाँ शेयर लगा देना, शेयर कॉल मनी, शेयर मत बोलना, शेयर कॉल मनी। दूसरा एंट्री क्या होगा, रिसीव होने का, वेन शेयर लिख ही देते हैं, शेयर शॉर्ट में लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं, शेयर कॉल मनी रिसीव। तो पता तो है ही क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल, हाँ शेयर कॉल, शेयर कॉल ऐसा बीइंग शेयर कॉल मनी रिसीव। ठीक है, तो हम लोग जनरल एंट्री अभी सीख गए, लमसम मेथड से भी, इंस्टॉलमेंट मेथड से भी, और वहां पर एट पार भी सीखे हैं। एट प्रीमियम का हुआ, एट पार के केस में लमसम मेथड में क्या एंट्री होता है, और लमसम और इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या क्या एंट्री होता है वो सीख गए आप लोग। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ठीक है, स्टॉप कीजिए, मतलब पॉज करना।